100 में 90 भाग हमारा हम लेकर रहेंगे, क्योंकि 100 में 90 भाग का मतलब समझ रहे हैं। अगर 90% लोग अगर वंचित है और शोषित है और परेशान है इस लोकतांत्रिक देश में और अपने हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि देश किस ओर जा रहा है। अरे भाई, देश के भविष्य को आप कलम और किताब की ताकत बताओ और भविष्य में देश कैसे वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े उसकी बात करो। जिस तरह से तमाम पिछड़ी जाति शोषित वंचित के लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, उनके जनप्रतिनिधि और नेताओं ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं संगी है, डर गई है। वो भोपाल के अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी चुनाव में जाते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो देश को कहां ले जाने वाला ये नेता और प्रधान है देश का, इस चीज से अंदाजा देश के तमाम जनता को हो गया है कि ये जो प्रधान है ये देश का प्रधान कतई नहीं है। ये देश का प्रधान देश को तोड़ने की बात निरंतर अपने गुरके के द्वारा करवाता है और सामने से मुखौटा पहनने का काम करता है। क्या लगता? तो अभी हम दिल्ली में और हमारे साथ एक एक्टिविस्ट सुमित शर्मा जी हैं और इनसे जानेंगे जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि जो है जाति सिस्टम, लोगों को बांटने का जो सिस्टम है वो पंडितों ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए। इनका क्या कहना है उस पर? उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। क्या कहना चाहिएगा इस बयान पे? देखो, संघ का बयान और चुनाव के मद्देनजर आ जाना और हर चुनाव के मद्देनजर कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे कि उन्हें चुनाव में डर सता रही होती है। इस चुनाव से 2024 का चुनाव में इन्हें डर सता रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जिस तरह से तमाम पिछड़ी जाति शोषित वंचित के लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, उनके जनप्रतिनिधि और नेताओं ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं संगी है, डर गई है। इससे पहले जो संघ संचालक थे केसी सुदर्शन साहब, उन्हें भी डर सता रही थी और उनके बाद इन्हें भी डर सताने लगी। एक तरफ तो पीछे के रास्ते से ये क्या करते हैं, कट्टर हिंदू और तमाम हिंदू संगठनों के नाम पर ये देश के अंदर उन्माद फैलाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ जब चुनाव में इन्हें डर सताने लगती है तो ये बयान देते हैं कि गलती जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था लाने में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का हाथ रहा है। और दूसरा तरफ एक और बयान दिया था उन्होंने गुजरात चुनाव से पहले। क्या बयान दिया था आपको पता होगा कि ये देश, भारत देश सेकुलर देश है और इस देश में मुसलमानों का भी उतना हक है जितना हक हिंदुओं का है। इस बयान को भी देश ने सुना है। तो भाई ऐसी क्या स्थिति आ जाती है, संघ संचालक को तो भाईचारे की बात कहनी पड़ती है सामने के रास्ते से, लेकिन पीछे के रास्ते से आप तमाम उन्मादी संगठनों को बढ़ावा देने का काम इस देश के अंदर करते आ रहे हो। और ये किस तरह से वो बढ़ावा देते हैं? वो तो सही बयान देते हैं। मोदी जी भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों के ऊपर इस तरह से टिप्पणी नहीं देना चाहिए। देखो, मोदी जी का भी सुन लीजिए, मोदी जी के गुड़ के तमाम जो मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री है, राज्य में मंत्री है, उनका बयान पंथ और धर्म को लेकर होता है और क्षेत्र को लेकर होता है, लेकिन जो धरातल पर जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं अलग होता है। और मोदी जी को चुनाव के मद्देनजर वही समाज की याद आ जाती है, वही नारी शक्ति की याद आ जाती है, वही बहन बेटी की याद आ जाती है, वही आयोग और सेक्रेटरी की याद आ जाती है, और वही उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम मंदिर और मस्जिदें की याद आ जाती है। वो भोपाल के अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी चुनाव में जाते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो देश को कहाँ ले जाने वाला ये नेता और प्रधान है देश का, इस चीज़ से अंदाजा देश के तमाम जनता को हो गया है कि ये जो प्रधान है ये देश का प्रधान कतई नहीं है। ये देश का प्रधान देश को तोड़ने की बात निरंतर अपने गुरके के द्वारा करवाता है और सामने से मुखौटा पहनने का काम करता है। क्या लगता है ये जो है चुनावी रणनीति है क्या? कुछ इस तरह का बयान देना लोगों के बीच नफरत को कम करने के लिए किया जाता है या चुनावी रणनीति है? अगर नफरत को कम करने की बात अगर कह रहे हो, अगर चुनावी ये रणनीति, इनका क्या चुनावी रणनीति है पता है आपको? चुनावी रणनीति ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चाई का जो आका है, देश की जनता को जो पता चल गया है, उससे फिर से अलग थलग करके हिंदू और मुसलमान पे ला देना है। और हिंदू और मुसलमान पे लाने का एक ही रास्ता रह गया है कि अपनी सच्चाई को कुछ दिन के लिए स्वीकार कर लो और जो पीछे के रास्ते से जो काम चल रहा है उसको चलने दो। उससे तो काम हो ही रहा है, देश के अंदर उन्माद फैल ही रहा है और उस पर ना तो मीडिया सवाल उठा सकती है, क्योंकि मीडिया सवाल इसलिए नहीं उठा सकती है कि मीडिया में वो तमाम लोग इन्हीं के बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशन के लोग कोई नहीं सवाल उठा सकते, सारे इंस्टीट्यूशन में तमाम लोग वही लोग हैं। तो बात तो मुद्दे की ये है, बात मुद्दे की है कि अब जो देश के विभिन्न क्षेत्रीय नेता जो हैं वो अपने जो जनता की, अपने समाज की बातों को उठाना स्टार्ट कर दिया है। जो हकीकत है हकीकत को उठाना स्टार्ट कर दिया है और हकीकत से हम
पीछे नहीं हट सकते हैं और हकीकत की ही आवाज़ 2024 के अंदर जनता के अंगूठे के माध्यम से बुलंद होगी और उसका आवाज़ सीटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जवाब मिलेगा जो सपनों में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो है बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं उनको सोचा और समझा भी नहीं होगा उन्होंने। तो आप सुन सकते हैं किस तरह से सुमित शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये जो चुनावी रणनीति है, चुनावी षड्यंत्र है, बयानों के हिसाब से ये नहीं चलने वाला। लेकिन एक तरफ मोहन भागवत सबको जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ जो है लोगों को भड़का रहे हैं हमारे रामदेव बाबा जी। उन्होंने मुस्लिम ईसाई सब पे टिप्पणी करा है, धर्म पे टिप्पणी करा है, तो ये क्या हो सकता है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये देश की जनता को भी भली भांति समझ में आ गया। किसी धर्म संसद में शस्त्र उठाने की बात करता है संत, किसी महंत, कोई महंत ये कहता है कि ये देश चाकुओं से चलेगा, हैं? कोई साध्वी ये कहती है ये देश शस्त्रों से चलेगा। अरे भाई, देश के भविष्य को आप कलम और किताब की ताकत बताओ और भविष्य में देश कैसे वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े उसकी बात करो। उसके बजाय आप धार्मिक जो कन्फ्यूजन वाली बातें हैं, धर्मार्थ की उन्मादों में उन्हें कन्फ्यूज करके बातों को ब्रेन वॉश करके जो वास्तविक बातें हैं उनसे हटाकर आप जो मिथ्या की बातें उनमें उलझा देते हो, जो संशय वाली बातें उस पर उलझाने की बात है। ये सब मिथ है। मिथ्या इसलिए कहता हूँ जो हकीकत, देखो आस्था को कभी भी आप सत्यता की राह में नहीं, वास्तविकता से नहीं जोड़ सकते, कभी भी नहीं जोड़ सकते आप। मैं कह रहा हूँ बात हकीकत जब होगी जब रेफरेंस हकीकत हो जाएगा। मतलब ये रामायण महाभारत जो बोला जाता है, ये जो मानस रामचरित्र मानस है और भी विभिन्न तरह के ग्रंथ में जो लिखा गया, ये सब मिथ है। मैंने मिथ्या का मतलब, मेरा मिथ्या का पर्याय समझिएगा, मिथ्या का मतलब मेरा ये है कि जो ग्रंथ है, कई जो जितने महाकाव्य हैं, वो सारी चीज़ों का जब रेफरेंस जब मैं पढ़ने को बैठता हूँ ना, जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं रेफरेंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हर रेफरेंस का, हर किसी का वक्तव्य, हर किसी का रचना, हर किसी का दार्शनिक स्थिति अलग अलग है। अब अलग अलग होता है तो मैं किसको सत्य मानूं, किसको गलत मानूं, किसको ना मानूं, इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ। और इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ तो मुझे हकीकत से परे हो जाता हूँ। मैं हकीकत से परे होने का मतलब क्या है, फिर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हकीकत है नहीं। ये सब एक षड्यंत्र है, एक तरह के जाल बिछाया गया लोगों को गुमराह करने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। लोग, अगर मैं पढ़ लूँगा, हाँ, क्योंकि देखो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, थोड़ा बहुत रेफरेंस पढ़ता हूँ, इसलिए मैं सरकार से सवाल हमेशा निरंतर करता हूँ। और सरकार से सवाल करने का मादा ये है कि मुझे लोग देश विरोधी कहते हैं। देखो, देश विरोधी मुझे कितना भी कह दो आप, लेकिन देश की जनता मुझे समझती है और देश की जनता सुमित शर्मा को इसलिए इतना मानने लगी है कि हकीकत बोलने की वजह से आज लोग मुझे हकीकत की वजह से याद करते हैं। आज ऐसा नहीं कि पठान और धार्मिक उन्मादों को लेकर याद करते हैं। आज बात होना चाहिए, तथ्यों की बात होना चाहिए। तथ्यों की बात यह है कि मैं कह रहा हूँ हिंदू एका की बात तो करो भाई। हाँ। हिंदू एका में कौन खिलाफत कर रहा है? सही तो कर रहे हैं लोग, जाति व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, सबको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या क्या गलत है इसमें? मैंने कहा कि हिंदू में आप लोग कहाँ एडजस्ट करता हूँ? हाँ। मैं पिछड़ी जाति से आऊँगा, पिछड़ी जाति में ओबीसी में उस जगह एडजस्ट करता हूँ, ओबीसी में निचले स्तर पर एडजस्ट करता हूँ। जिस समाज से आता हूँ ओबीसी में मैं निचले स्तर पर एडजस्ट करता हूँ, जहाँ शैक्षणिक योग्यता है बहुत कम है, जहाँ लोग सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं और जहाँ पे कामगार लोग बहुत कम हैं, उस मेहनत का समाज से आता हूँ मैं। और उस मेहनत का समाज से आता हूँ, उन लोगों को बस क्या किया गया है, बस उन लोगों को यूज किया गया है। और यूज एंड थ्रो वाली समाज से आता हूँ तो कोई बंदा पढ़ लेता है ना, तो सरकार से सवाल पूछता है और समाज की हकीकत जानता है ना, तो सवाल जरूर पूछे। दिक्कत क्या है? क्या आपको मतलब कि क्या पदवी चाहिए? जैसे हिंदू बनने में क्या पदवी चाहिए आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो? मैं कह रहा हूँ हिंदू बनने में मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं किसी पद का साहूकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ समाज एक हो जाए। आपकी भावनाएं एक दलित को और एक ओबीसी को मंदिर में जाने नहीं देते हुए और आप दामाद बनाते हो, बोलते हैं कि सब मेरा भाई है, भाई समान है। सुनिए, भाई है। आप बच्चों को आज धर्म संसद के नाम पर जंतर मंतर पे 2 दिन पहले क्या हुआ था आपको नहीं पता? बच्चों को किस तरह से उकसाया गया था। जिन बच्चों को धार्मिक स्थिति के बारे में नहीं पता है, उन बच्चों को ये कहा गया आप शस्त्रों को हाथ में उठा लो, आपको मुसलमान मार देगा है। और आपके सारे दामाद मुसलमान हैं और आपके सारे जो स्मृति ईरानी कौन है? स्मृति ईरानी कौन है? तो सांसद में है, सांसद है। हाँ। किस धर्म से आती है वो तो पारसी है। पारसी है ना, मानते हैं ना आप, हैं? एक तरफ तो आपके तमाम लोग हैं किसी और धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और तमाम जो शादियां होती है उनको जिहाद नहीं कहोगे, लेकिन
आपके हिंदू में ही जो लोग शोषित और वंचित है वो सवाल उठाता है तो वो आपके लिए हिंदू विरोधी और देश विरोधी हो जाएगा। भैया ये कहाँ की राजनीति और कहाँ की रणनीति है भाई, और कहाँ की ये कहाँ का ये रणनीतिकार, ये कहाँ के धर्म। सवाल पूछने से रोका जाता है, उसको मतलब धर्म विरोधी कहा जाता है। मैं एक कामेश्वर कुशवाहा का एक लाइन मुझे याद आता है। कामेश्वर कुशवाहा हमेशा एक बात कहते थे, 100 में 90 भाग हमारा हम लेकर रहेंगे। क्योंकि 100 में 90 भाग का मतलब समझ रहे, अगर 90% लोग अगर वंचित है और शोषित है और परेशान है इस लोकतांत्रिक देश में और अपने हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि देश किस ओर जा रहा है। आपको पता है आज भी देश विश्वगुरु है, आपको पता होना चाहिए कि देश आर्थिक व्यवस्था में आज भी इतना मजबूत है। आपको बता दूं एक हकीकत से बयान, कई बार मैंने चैनलों को भी बताया कि आज जिन ब्राह्मणों की बात हो रही है, जिन की ब्राह्मणों की बात हो रही है, जातीय व्यवस्था पर नहीं जाऊंगा लेकिन ब्राह्मणों की बात, आज हर प्रदेश का एक एक मंदिर उठाकर ले लीजिएगा। मैं सरकारों को यही कहता हूं, मैं सारा जो है धन जो है एक जगह संग्रहित कर लिया। सोने की चिड़िया, वही कह रहा हूं मैं, सोने की चिड़िया आज भी देश है, लेकिन उस पैसे का यूज क्यों नहीं हो रहा भारत की अर्थव्यवस्था में, उस पैसे का यूज रिसोर्सेज में क्यों नहीं हो रहा है, उस पैसे का यूज शिक्षण संस्थान में क्यों नहीं हो रहा है, उस पैसे का यूज गरीबों और शोषित वंचितों के लिए क्यों नहीं हो रहा, उनके उठा। आपके गरीब बच्चों को अमेरिका के जो एजेंसियां हैं, इंग्लैंड की एजेंसियां हैं, यूरोप की एजेंसियां हैं, गांव में रहने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको उठा के लेके शिक्षा दे रही है, उनको रोजगार दे रही है। लेकिन आपके सरकार की एचआरडी मिनिस्टर की जो एजेंसियां हैं उनको गरीब बच्चे नहीं दिखते हैं, उनकी स्किल नहीं दिखती है, उनकी जो माइंड और सेंस ऑफ माइंड नहीं दिखता है। तो भाई आपकी एजेंसियां कर क्या रही है देश के अंदर है। धन्यवाद। तो आपने इनका जो है सुना, बातों को सुना। सवाल तो है एक कि हमारे देश में कब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा बनेगा, कब तक हम लोग धर्म जाति व्यवस्था पे उलझे रहेंगे और इस तरह से जो है धर्म के आड़ में लोगों का शोषण करते रहेंगे। कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ।